चलिए सबसे पहले ईएलपी देख लो। ईएलपी पर आपको मिली नहीं है। टेलीग्राम से सब लोग ले लेंगे। हाँ, मैं अभी टेलीग्राम पे तो अपलोड कर दूंगा, फिर देख लेना जितनों को मिल सकती है। वो प्रिंट होके आएगी, अब पता नहीं कब आएगी, क्या है। चलो तो फिर आगे पढ़ लेते हैं अपन फिलहाल आज, है ना। मॉड्यूल में तो आसान आसान है, मॉड्यूल में कहाँ कोई दमदार सवाल है। मॉड्यूल के एक साथ बाद में देख लेंगे। चलिए हम आगे बात बढ़ाते हैं। हमने लास्ट में जो क्वेश्चन किया है वो किया है कि वो रॉड वो L/2 आगे सरका के जमा रखी है, कुछ ऐसे। और यहां पर जैसे ये पहले वाली रॉड है, फिर यहां से एक दूसरी रॉड हो गई, फिर यहां से एग्जैक्टली तीसरी वाली रॉड हो गई, और फिर यहां से चौथी वाली रॉड हो गई। और जो मासेस यहां पर है ये कुछ ऐसे हैं। ये वाली दूरी L/2, फिर इससे आगे भी L/2, ऐसा अपने पास ये अरेंजमेंट है। और फिर हमने कहा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आसान है। मेरा मेरा कंसर्न यहां पर सिर्फ एक्स निर्देशांक ही अगर है, तो इस सारी रॉड के संपूर्ण द्रव्यमान को यहां इस केंद्र पर माना जा सकता है, जो कहां होगा L/2 पर। इस ऊपर वाली सारी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा L, 0 पर। इस अगली वाली रॉड का 3L/2, 0। आप सोच रहे होंगे सर जीरो क्यों लिख रहे हैं, ऊंचाई तो बढ़ रही है ना। मतलब रॉड है बेटा, रेखीय द्रव्यमान, तो मोटाई जो है वो नगण्य है। वो तो क्या है, मैंने बनाया तो इसलिए वो ऐसी मोटी छड़े बन गई है। और यहां पर ये अंतिम वाली का क्या हो गया बेटा 12। तो ठीक है, आपको कहीं कॉपी में लिखोगे कोई देखेगा तो फिर वो गलत समझेगा। सही बात है, तो मैं लिख ही देता हूँ सिर्फ L/2 L, 3L/2 और 2L। और मुझे एक्स निर्देशांक का पता लगाना है। तो पहले वाला द्रव्यमान m और उसका द्रव्यमान केंद्र, दूसरे वाला द्रव्यमान m उसका द्रव्यमान केंद्र l, और तीसरा वाला m और 3L/2, और फिर यहां से m और 2L डिवाइड बाय 4L। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 5L/4। और कौन सा था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हाँ? आंसर बोल दो इसका। सही बोल रहा है ये? बोला किसने? मोहनलाल। तो मोहन प्यारे ने सही बोला है कि नहीं बोला? सही आ रहा है, चेक कर लेना। वही सेम टू सेम वैसी कैलकुलेशन है। अगर आंसर तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो मुद्दे की बात बनती है, अदरवाइज आप मैच करा लेना। मोहनलाल ने बोला है, कुछ तो सच्चाई होगी सही। एक और सवाल, ये रॉड वाला ऐसा हो ही गया था, इसके पहले पलटियो एक बार। ठीक है, और उधर पीछे, इधर 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 आगे। ये क्या, चलिए अगला सवाल हमारा है कि एक इस प्रकार से हमने एक छड़ ली और इसका कुछ द्रव्यमान m और इसकी कुछ लंबाई l है।
और इस छड़ के केंद्र से एक और बिल्कुल ऐसी छड़ लेकर ऐसे टी बनाकर वेल्डिंग कर दी हमने। ये यहां से कंप्लीट इस जगह से वेल्डिंग कर दी भाई। जो इस वेल्डिंग का ये कनेक्टेड पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया ओ, मूल बिंदु। और पूछा कि इस सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा। ये ओ मूल बिंदु है, दोनों छड़ें एक जैसी है। सॉल्व करूं? बोलो। हाँ हाँ, -L/4। नहीं, माइनस आना चाहिए ना बेटा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है, मूल बिंदु से ऊपर नहीं है, y अक्ष पर नीचे की तरफ कहीं ना कहीं वो द्रव्यमान केंद्र होगा। मतलब आपका काम क्या होता है वो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। और जो ये मैं बात कह रहा हूं ना, आज से और आगे 2 लेक्चर तक सेम ही बात आपको हर सवाल में फॉलो करनी है। नंबर 1, कि सबसे पहले किसी भी दिए गए निकाय में आपकी सबसे पहली डिमांड होगी द्रव्यमान क्या मुझे पता है। तो आप कहेंगे हाँ, उस छड़ का भी द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान। दूसरी बात, दोनों छड़ों के जो द्रव्यमान केंद्र है उन पर हम उस पूरे द्रव्यमान को संकेंद्रित मानेंगे। तो उस वाली ऊपर वाली छड़ का संपूर्ण द्रव्यमान किस बिंदु पर संकेंद्रित माना जा सकता है? उसी मूल बिंदु ओ पर। और इस दूसरी वाली छड़ का द्रव्यमान केंद्र भी कहां संकेंद्रित माना जा सकता है? तो ये हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये लंबाई नीचे की तरफ कितनी है? एल। नीचे की तरफ ये लंबाई कुल कितनी है? एल। तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां हो जाएगा? 0, -L/2। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि ये एक्स अक्ष है तो निश्चित तौर पर ये वाई अक्ष और ये -y अक्ष है। और फिर मुझे उसी दिखाए गए ओ से द्रव्यमान केंद्र की दूरी बतानी है। तो मैंने वहां से ही सारा तामझाम जमा कर फॉर्मूला लगा दिया कि चूंकि पहला द्रव्यमान भी कौन सी अक्ष पर है? वाई अक्ष पर। दूसरा द्रव्यमान भी किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर। तो दोनों का द्रव्यमान केंद्र भी कहां आएगा? वाई अक्ष पर। यानी उसका एक्स निर्देशांक मुझे निकालने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ वाई निर्देशांक निकलना चाहिए ना बेटा। तो YCOM इज इक्वल्स टू M1, यानी इस छड़ का मास M, और M1 इंटू Y1। तो M1 इंटू Y1 कितना हो गया? 0। फिर M2 यानी इस छड़ का द्रव्यमान M2 इंटू Y2 क्या हो गया बेटा? -L/2 अपॉन M1 प्लस M से M और माइनस का L/4। ये हमारा आंसर आ गया। और आंसर के जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0,
चले आगे। ये तीनों चक्तियां हैं डिस्क बोले तो, और ये पहले वाली डिस्क है एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की, दूसरी और तीसरी, और आपको निकाय का या जो भी यहां से ये सिस्टम बना है इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। थोड़ा प्यार से आराम से सोचिए, और मैंने जो कहा कि आपको करना क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम काम करना है। द्रव्यमानों के बारे में विचार करना है और उन द्रव्यमानों को किस बिंदु पर संकेंद्रित माना जा सकता है वो करना है। और जैसे ही बिंदु द्रव्यमान आप मान लेंगे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, ऐसा कर देना है। और बैठे ना रहे, क्वेश्चन हाथ से खुद करें, सोचें, कैलकुलेशन दिमाग चलाएं, तो अपने आप ये चीजें इतनी आसान लगने लगेगी कि समय कम लगेगा। (11r/3) और सोचना, बहुत छोटी बातें हैं यहाँ पर, कि मैंने कहा द्रव्यमानों के बारे में विचार करें, तो विचार करने वाली बात है नहीं, दिया हुआ है कि पहली का m, दूसरे का 2m, तीसरी का 3m। फिर मैंने कहा कि उन पहली वाली चक्ति का संपूर्ण द्रव्यमान किस बिंदु पर संकेंद्रित माना जा सकता है, तो शायद वो यही बिंदु है, हाँ के ना। और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ मूल बिंदु से ये कितनी दूरी आ गई, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, r कॉमा इस अगली वाली चक्ति के बोलो। तो आप जानते अगली चक्ति शुरू होगी, पहले तो पूरी ये फर्स्ट वाली चक्ति खत्म होगी 2r, 2r के बाद फिर से r, तो क्या हो जाएगा, और अंत में 5r कॉमा। क्या तीनों चक्तियों को बिंदु द्रव्यमान मानने पर, तीनों बिंदु द्रव्यमान x अक्ष पर ही है, तीनों द्रव्यमान अगर x अक्ष पर ही है तो द्रव्यमान केंद्र भी x अक्ष पर ही आना चाहिए। अबे टपोरियों सुन लो, मैं फिर से कह रहा हूं, क्या यहां पर तीनों चक्तियों का हमारा सबसे पहले काम क्या रहा, कि उनको किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित द्रव्यमान यानी बिंदु द्रव्यमान में परिवर्तित मुझे करता हुआ मानना है। इस चक्ति को यहां, इस चक्ति को यहां, इस चक्ति को यहां मानने पर क्या तीनों द्रव्यमान उसी एक्स अक्ष पर आए, यानी सेंटर ऑफ मास एक्स अक्ष पर ही आएगा। यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, एक्स सी ओ एम। इसका फॉर्मूला क्या लगता है बेटा, m1
x1, तो m1 x1 यानी mr, m2 x2 यानी 6mr, हाँ के ना, और प्लस m3 x3 यानी 15mr बटे 3 4 5 और 6 6m, और यहीं पर ऊपर हो गया ये 22mr, और नीचे क्या हो गया बेटा 6m, और यहां से ये काट दिया और 11r/3 हमारा आंसर आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, स्टेप्स बिल्कुल सेम सेट। आपका काम ये सोचना नहीं होना चाहिए कि मैं क्या लिखूं, आपका काम ये सोचना होना चाहिए कि यहां चित्र के अनुसार या जो भी सवाल के अनुसार कैलकुलेशन कितनी जल्दी मैं कर सकता हूं। ठीक है बात, आगे सवाल बढ़ाता हूं। ये फिर से यहां पर बेटा चकतियां हैं, समरूप चकतियां एक जैसी, यानी इसके लिए भी त्रिज्या ये आर है, और मैं लिख देता हूं m, r, यानी m तो द्रव्यमान और r वैसा के वैसे ही बिल्कुल सिमेट्रिक है। सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक ज्ञात करो। नहीं, आर और नहीं, क्या बोल रहे बेटा, तो बहुत ही गलत है। पाशा भाई क्या आंसर आया? एक्स निर्देशांक तो बता ही दो यार पाशा भाई। आर, एक्स निर्देशांक आर होगा। वाई निर्देशांक किसी ने सही नहीं बोला है, एक्स कुछ ने सही बोला है। हाँ, इधर भाई ने बोल दिया है। चलो मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प की बात करता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले विचारणीय बात जो होनी चाहिए वो द्रव्यमानों के लिए होनी चाहिए। द्रव्यमान स्पष्ट तीनों के m, m और m दिए गए हैं।
मुद्दा सिर्फ यह है कि हमें अब उन सभी ज्यामितियों के लिए उनके संपूर्ण द्रव्यमान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने की बात करनी है। तो पहली वाली चकती के संपूर्ण द्रव्यमान को कहां किस बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? ओरिजिन, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं ये पहला द्रव्यमान m हो जाएगा 0, दूसरा वाला द्रव्यमान हो जाएगा बेटा कितना? पक्का 2r, क्योंकि ये वाली दूरी तो ये हो जाएगा 2r, अब मुद्दा सिर्फ ये बचता है जहां गलतियां हुई है लोगों से, सिर्फ इसी जगह गलती हुई है। पहले जो बात कर रहा हूं उस पर सोच ले चमन लाल। बोलो, ये दूरी कितनी है बेटे? ये वाली दूरी 2r, ये वाली त्रिभुज कैसा बना? समबाहु। और इसकी ये भुजा यहां पर 2r है। तो अब मुझे इसके निर्देशांक निकालने के लिए एक तो तरीका मेरा यह है कि चूंकि कोण कितना होगा, इसका अगर ये x निर्देशांक निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x घटक लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो इसका x निर्देशांक हो जाएगा 2r cos 60 डिग्री, हाँ के ना? कैसे? मैं यहां पर इसको फिर से समझा देता हूं। ये मैंने यहां पर त्रिभुज बनाया है, ये यहां पर ऊपर वाला द्रव्यमान है, मैं इसके निर्देशांक ज्ञात करना चाहता हूं। और मैं ये कह चुका हूं कि ये वाली दूरी कितनी है और ये कोण कितना है। तो अगर मुझे ये घटक ज्ञात करना है, x घटक ज्ञात करना है, तो 2r का cos 60 आएगा। और y घटक अगर ज्ञात करना है तो बेटे 2r का sin 60 आएगा। या फिर दूसरा तरीका कि x घटक तो मुझे वैसे भी दिख रहा है ना, ये कितना है ये? हाँ, और सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा, 2r cos 60 की वैल्यू r ही होती है, और 2r sin 60 की वैल्यू होती है बेटे √3r। निर्देशांक निकालने में लास्ट क्लास में कल भी मेरे को बोला सर ये निर्देशांकों में दिक्कत आती है, तो सोचना यही है इसमें, इसके अलावा और कोई दिक्कत ही नहीं है इन सवालों में। फॉर्मूला थोड़ा सा, द्रव्यमानों में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। कोऑर्डिनेट निर्देशांक, उसमें फिर खुद का दिमाग चाहिए होता है यार, उसमें मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, उसमें तो अब ये सोचना ही पड़ेगा ना ये 2r क्यों हुआ, ये तो आप ही को सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ ऊपर वाले के निर्देशांक क्लियर हुए बेटा। अब मुझे पता है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एक्स सी ओ एम क्या लिख देंगे बेटे? m1 0, इस वाले के लिए m इंटू 2r, और तीसरे वाले के लिए m इंटू r, बटे कुल द्रव्यमान ऊपर कितना हो गया? 3mr अपॉन 3mr आ जाएगा भाई, ये तो 0, 2mr और mr 3mr अपॉन 3m। इसके बाद YCOM मुझे निकालना है, निकाले बिल्कुल। क्योंकि YCOM, इसका भी y निर्देशांक 0, इसका भी y निर्देशांक 0, तो दो के तो अपन यहां से गुणा करके 0 से निपटा दिया, और एक ऊपर वाले का y निर्देशांक कितना आया? √3r बटे 3m। तो m से m काट देने के बाद ये बचेगा √3r अपॉन 3, और थोड़ा सा 3 को खा जाते हैं, तो यहां से r/√3 बच जाएगा। चलिए आगे और मैं बात बढ़ाता हूँ।
ओके, देखिए क्या किया गया है। एक होता ना, मतलब अपने पास कुछ फैब्रिकेशन के लिए ऐसा लोहे का चद्दर है, उसमें से अपन ने एक गोलाई में एक हिस्सा काट लिया। ये वही हिस्सा है बड़ा वाला, है ना। इसको अपन एक नाम से बता सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा, जिसकी त्रिज्या है r। और जिस लोहे के चद्दर से इसको काटा है उसका घनत्व है सिग्मा। क्यों? चूंकि ये कौन सा द्रव्यमान वितरण है बेटे? पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण, इसीलिए सिग्मा इसका बता दिया गया। उसी समान द्रव्यमान, उसी समान पदार्थ से, यानी इसका भी सिग्मा ही है। और उससे अब अपन ने थोड़ा छोटा गोला काटा। ये वाला। ये भी चकती है, ये छोटी चकती है। सवाल में लिखे ताकि अपने को थोड़ा सा बेटर आइडिया लगे। सवाल में लिखना, समान द्रव्यमान घनत्व, समान द्रव्यमान घनत्व वाली दो चकतियों को, समान द्रव्यमान घनत्व वाली दो चकतियों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। काटा नहीं है, उनको जमाया है। हाँ, है ना। एक तो बड़ी डिस्क है, उसके ऊपर, बड़ी डिस्क के ऊपर यहाँ क्या कर दिया, दूसरी डिस्क को जमा दिया। तो दो डिस्कें हो गए ना, एक के ऊपर एक। हाँ के ना। तो ये निकाय, ये व्यवस्था ऐसी दिख रही है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। मेरी पुरानी बातें अभी भी सेम टू सेम रहेंगी, नया कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको किसके बारे में सोचना है? द्रव्यमान। क्या द्रव्यमान दिए हुए हैं? नहीं। नहीं दिए हुए हैं तो द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। कैसे? सुन लो, सब लोग सुन लो। द्रव्यमान नहीं दिए हुए हैं तो द्रव्यमान निकालना आना चाहिए। कैसे? तो बताइए, ये द्रव्यमान वितरण कैसा है? पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण है। तो मैं यहां से अगर इस बड़ी वाली चकती का, यानी पहली चकती का द्रव्यमान m1 ज्ञात करना चाहता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा सिग्मा इंटू इसका एरिया। और यहां से इसका एरिया, चूंकि ये त्रिज्या r है, तो पाई आर स्क्वायर। दूसरी छोटी चकती जिसकी त्रिज्या कोई बता सकता है? r/2। क्योंकि हमने बोला नहीं है, पर व्यवस्था ऐसी जमाई है कि इसका व्यास r हो जाएगा और इसकी त्रिज्या r/2 हो जाएगी, ताकि मैं उसका दूसरी वाली छोटी चकती का भी द्रव्यमान उसी समान सिग्मा को यूज करके क्या लिख दूंगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्यों? r/2 का स्क्वायर r/4। द्रव्यमान आ गए। फिर दूसरी चीज हम क्या कहते थे बेटा, कि किन बिंदुओं पर उनके द्रव्यमानों को संकेंद्रित कर सकते हैं, वो आगे आप करो।
इतनी बड़ी सुकून भरी सांस, पहली बार आंसर लाया भाई, मतलब हाँ? क्या लगता है? बता। 10r/8r/5? नहीं यार, पहली इस बड़ी चक्ति के संपूर्ण द्रव्यमान को कहां केंद्रित मानूंगा? उसी मूल बिंदु पर। अरे हाँ, उसी मूल बिंदु, यानी समस्त M1 द्रव्यमान 0,0 पर मान लिया, और समस्त M2 द्रव्यमान R/2, 0 पर M2 द्रव्यमान मान लिया। क्या दोनों माने गए द्रव्यमान M1 और M2 कौन सी अक्ष पर है? तो द्रव्यमान केंद्र भी कौन सी अक्ष पर होगा? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 x1, तो M1 को जब x1 से गुणा किया तो क्या आया? M2, M2, M2 यानी सिग्मा पाई R² बटे 4 गुणा R/2 बटे M1 प्लस M2। और दोनों M1 प्लस M2 को अगर मैं जोड़ूं तो मैं थोड़ा सा स्मार्टली काम करूंगा, जो कॉमन आ सकता है उसको पहले ही कॉमन ले लूंगा, सिग्मा पाई R स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा? 1 + 1/4। ये तो हो गया ना जीरो, सिग्मा पाई R स्क्वायर से। तो ऊपर क्या बचेगा बेटे? R/8। नीचे क्या बचेगा? 5/4। 4 से 8, तो R/2/5, R/10 प्लस R/10 आ रहा है, निश्चित रूप से इधर कहीं ना कहीं यहां पर होगा। आधा परसेंट भी डाउट है तो बोल दे, सीख लें। मतलब जितना जल्दी आप सवालों से सीखेंगे ना, 1 से 2 से, तो फिर अगले सवाल आप खुद कर पाएंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर सवाल में ये सोच के कि बाद में देख लूंगा, घर जाके देख लूंगा वाला नहीं चलेगा। बोले मैं ऐसे कम से कम इस सीक्वेंस में 5 सवाल लूंगा। बढ़े आगे। इसमें कोई दिक्कत कहीं भी, किसी भी निर्देशांक मानने और द्रव्यमान निकालने, इन 2 कामों में दिक्कत बताओ। फॉर्मूले वाली दिक्कत को तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, वो तो आपको ही लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान निकालने में और ये संकेंद्रित द्रव्यमान किन बिंदुओं पर मानने, उनमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालो। डेटा में
आर समान पदार्थ सिग्मा स्प्लिट, ठीक है। तो तुम्हें सोचनी है बेटा। चाचा चौधरी जैसा स्मार्ट है तू तो यार। M1 M2 निकाल लें, सब पहले टुकड़ों में सवाल को सॉल्व करें, एक साथ दिमाग पर लोड ना लें, आराम से M1 M2 निकालें। M1 चक्ति के द्रव्यमान को मान लेता हूं, तो M1 कितना लिखूंगा बेटे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। इस वर्गाकार प्लेट की भुजा कितनी लंबाई की है, क्योंकि ये व्यास है देखो कितना, और इसका व्यास और इस वर्गाकार प्लेट की ये वाली भुजा सेम है कि नहीं है ना बेटा, यहां से यहां तक सेम, तो इसकी एक भुजा हो गई 2r। तो इस वर्गाकार प्लेट का द्रव्यमान M2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4r स्क्वायर। क्या होता है वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ पर 2r है, तो 2r स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। क्या यहाँ द्रव्यमान दिए हुए थे, नहीं, इसीलिए हमने द्रव्यमान निकाले किसकी मदद से, डीएम बराबर सिग्मा इंटू क्षेत्रफल से। पहला काम हमने कर लिया। दूसरा काम हमारा क्या होता है बेटा, किसी उस ज्यामिति का द्रव्यमान किसी बिंदु पर संकेंद्रित करवाना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो भी ये चकती है, इसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या इसको मूल बिंदु 0,0 पर संकेंद्रित माना जा सकता है बेटा। दूसरा द्रव्यमान किसका, इसका यहां पर संकेंद्रित माना जा सकता है। बता सकते हैं ये दूरी कितनी है, आर और यानी कॉमा, इसके बाद क्या बचा है फॉर्मूला। फॉर्मूले में आप जानते हैं दोनों द्रव्यमान किस अक्ष पर हैं, तो द्रव्यमान केंद्र किस अक्ष पर ही आएगा, एक्स अक्ष पर। तो बोलो M1 गुणा 0, हाँ के ना, M2 मतलब
ये वर्गाकार प्लेट, और m2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू गुणा 2r अपॉन नीचे दोनों द्रव्यमानों का योग। और हमने क्या सीखा है कि जितना कॉमन आ सकता है इन दोनों में से वो कॉमन, तो क्या क्या, तो क्या बचा वहां, पाई। और यहां अब इसको भी सॉल्व करने में दिक्कत क्या है बेटा, सही बात है ना, फिर क्यों नहीं करते हो, कहां कर लिया है, 4 बार गलत जवाब देने के बाद 5वां आंसर आ रहा है, 5 ऑप्शन तो पेपर में भी नहीं होते, आंसर ही नहीं दिया, होशियार तो ऐसा बन रहा है। चलिए तो बेटा अब जिसे हमने जो कॉमन लिया है उसमें से सिग्मा और आर स्क्वायर काट देंगे, यानी समझ पा रहे हो कि सिग्मा जो हमने माना है उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अंत में हर सवाल में कट ही जाएगा। तो सिग्मा आर स्क्वायर काटने पर ऊपर कितना बचा, 4 गुणा 2 8r, और नीचे पाई प्लस, तो आंसर हो जाएगा 8r अपॉन पाई प्लस। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, मुझे ये बताएं कि जो द्रव्यमान केंद्र हमारा आया है, ये द्रव्यमान केंद्र क्या इनके इस संपर्क बिंदु पर है, या संपर्क बिंदु से उधर या इधर है, चकती पर या वर्गाकार प्लेट पर, चकती या प्लेट, बोलो क्यों, आर से ज्यादा, क्योंकि ऊपर 8 है और नीचे 4 और पाई 7.14 है इंटू आर, तो ये भिन्न जो है 1 से, यानी कुल मान आर से, और आर से ज्यादा, यानी हम कहां प्रवेश कर चुके हैं, उस वर्गाकार प्लेट वाले भाग में। दूसरा इसको समझने का सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय, कि ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान, इन दोनों का केंद्र कहां है, केंद्र बीच में, और इस केंद्र में से अब ये देखना है कि इधर भारी द्रव्यमान है या इधर भारी द्रव्यमान है, प्लेट का द्रव्यमान, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इसीलिए उसका द्रव्यमान। तो इस ये क्योंकि कुल दूरी 2r है ना बेटा, मैंने पहले तो 2r का केंद्र पकड़ लिया और फिर कहा कि जिधर भारी द्रव्यमान होगा द्रव्यमान केंद्र, तो भारी द्रव्यमान इधर है, इसीलिए हल्का सा इधर शिफ्ट। ये बिना कैलकुलेशन के, बिना फॉर्मूले के हमारा साधारण होता है, हाँ कि ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा है, खोखला अर्धगोला, समान घनत्व सिग्मा से, सिग्मा लिखूंगा ना बेटा, क्यों, क्योंकि ये पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण होता है, कौन, खोखला गोला। तो समान घनत्व सिग्मा से ही हमने एक तो खोखला गोला बनाया है, और बिल्कुल ध्यान से सुन लो सब इधर, अरे कालिदासों इधर सुन लो, अपने को यहां पर क्या कहा गया है कि एक तो खोखला अर्ध गोला है, जैसे पूरा गोला था हमने बिल्कुल उसको बीच में से ऐसे करके काट के अर्ध गोला बना लिया, जैसे बीच में से काटा नीचे वाली सतह खुली मिली, उस सतह पर हमने एक बिल्कुल आर त्रिज्या की प्लेट लेकर
उसी समान घनत्व सिग्मा की आर त्रिज्या की चकती लेकर वेल्डिंग कर दी। इमेजिन कर पाए ज्योमेट्री। इस केंद्र को ही हमने मूल बिंदु कहा। और अब अपने को बताना है द्रव्यमान केंद्र कहां होगा। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। कठिन लगे तो रोने लग जाना, आंसर आ जाए तो खुश हो जाना। त्रिज्या मैंने दी कि नहीं दी? दे दी, आर, ठीक है। बोल बोल। अरे बोलना है यार। बस मामूली खिलाड़ी करते हैं ऐसा तो। मामूली है ये। नहीं यार, मोहनलाल नाम है भाई इसका, सुपरस्टार है। सुपरस्टार मोहनलाल। पहली वस्तु हमने उस खोखले अर्ध गोले को मानी है, और चूंकि ये पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व है, तो हम इस खोखले अर्ध गोले को, इसके द्रव्यमान को m1 से क्या लिख सकते हैं बेटा? सिग्मा इंटू इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधे गोले का पृष्ठ, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधे गोले का 2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका द्रव्यमान। फिर दूसरा द्रव्यमान m2 सिग्मा इंटू, अरे वृत्ताकार चकती का क्षेत्रफल। द्रव्यमान लिख दिए। अब क्या करना है? इन द्रव्यमान के, इन वस्तुओं को किसी एक बिंदु पर संकेंद्रित द्रव्यमान में बदलना है। तो चकती का संपूर्ण द्रव्यमान क्या उस चकती के केंद्र पर माना जा सकता है? और चकती का केंद्र कहां पर है? उसी मूल बिंदु पर, हाँ के ना? इस गोले का, अर्ध गोले का द्रव्यमान केंद्र यहां से कितनी ऊंचाई पर माना जाता है बेटा? r/2, अगर आपने याद रखा हो तो। सही बात है। अर्धगोले के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति r/2, ऐसा अपन ने लास्ट क्लास में लिखा था फॉर्मूला। क्योंकि दोनों द्रव्यमान क्या इसी y अक्ष पर है कि नहीं है, तो द्रव्यमान केंद्र दोनों का यहां पर बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। उसका y निर्देशांक निकालने के लिए मैं लिखूंगा m1, m1 मतलब सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर इंटू m1, यानी इस अर्धगोले का द्रव्यमान केंद्र r/2 प्लस m2 गुणा 0 अपॉन m1 प्लस m2। और दोनों में से हमने क्या सीखा? कॉमन लेकर, तो सिग्मा पाई r स्क्वायर कॉमन लेकर, यहां पर 2 और यहां पर 1, कितना बच जाएगा? अरे कब खून खोलेगा तेरा?
अरे मूवी क्या, तुम तो पोस्टर भी नहीं लग रहे मेरे को, मूवी क्या दिखाओगे तुम भाई। बोलो भाई लोग, आंसर आ जाएगा यहाँ से आर बाय। एक और। आखिरी मौका भाई, आंसर आना चाहिए अब इस सवाल में। एक तो ये अर्धवृत्ताकार वलय हो गई बेटा, और एक ये हो गई अपनी छड़। और दोनों समान, क्योंकि ये द्रव्यमान घनत्व वितरण कैसा ही है, रेखीय। तो मुझे क्या देना चाहिए, लैम्डा। तो मैंने कहा दोनों समान लैम्डा से बनी हुई है, समान लैम्डा। आपको सेंटर ऑफ मास की स्थिति बतानी है, सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक। हाँ हाँ, बिंदु ओ से obviously, वो अपना मूल बिंदु ओ हमने दिखाई दिया, 0,0। मैंने टेलीग्राम पे तो डाल दी है ये हिंदी वाली ईएलपी, जिन जिन के पास एक्सेस है वो देख लेना। अरे मालिक, कब तो आया होगा। अपनी ऐसा क्या, कौन सी गणित लगाती है। बोल भाई। 2r, 2r फिर गुणा पाई+1 अपॉन पाई+1, पाई+2। छड़ की लंबाई 2r होती है मेरे हिसाब से।
बार लिखिए, हो ही नहीं सकता, मान नहीं सकता। लंबाई 2r, एक पेज भरने के बाद आया है करना। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहला काम, अगर मुझे द्रव्यमान ही निकालने हैं तो चलिए द्रव्यमान ही निकाल लेते हैं। छड़ जिसको मैंने एक वस्तु नंबर 1 बोला है, तो छड़ का द्रव्यमान m1, और क्या होगा द्रव्यमान बेटा, लैम्डा गुणा लंबाई। तो लैम्डा यहां पर लैम्डा ही है, और इसकी लंबाई कितनी है, 2r। इस वलय के लिए द्रव्यमान m2 कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा गुणा पाई r। इस छड़ के संपूर्ण द्रव्यमान को कहां केंद्रित माना जाएगा, इसी बिंदु पर जहां पर हमने मूल बिंदु दिखाया है, यानी m1 इसी मूल बिंदु वाली स्थिति पर हमें दिखाना चाहिए। और इस वलय का संपूर्ण द्रव्यमान कहां माना जाता है, ये कल हमने सीखा था कि अर्धवृत्ताकार वलय का संपूर्ण द्रव्यमान 2r बाय पाई पर संकेंद्रित माना जाएगा, जिसे उसका द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। और क्या माने गए, अब जो बिंदु द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान है, क्या वो दोनों द्रव्यमान इस y अक्ष पर मौजूद है कि नहीं है, यानी जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा वो y अक्ष पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और लिखा जाएगा m1 x1, तो m1 गुणा 0, आके ना m2 गुणा x2 या y2, सॉरी, तो m2 कितना है बेटा, सिग्मा इंटू पाई आर, इंटू ये कितना है 2r बाय पाई, बटे m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 में क्या कॉमन आ जाएगा, सॉरी लैम्डा, बाकी सही है, ठीक है। और नीचे m1 प्लस m2 में क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा r कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, पाई प्लस 2। उसको अगले सवाल में सही करना चाहिए, मार देना चाहिए। तो चलो ये तो हट गया यहां से, ये तो सारा जीरो हो गया, पाई आर से पाई आर खा जाओ, एक पाई, सॉरी लेमडा आर से लेमडा आर खा जाओ, एक पाई से ये पाई खा जाओ, ऊपर क्या बचेगा, मात्र 2r, और नीचे क्या बचेगा, पाई प्लस। तुच्छ प्राणी। चलिए कुछ नादानों के लिए एक और, थक गया क्या, चलो सवाल एक और। बेटा देखने में सॉफ्टी, अभी आंसर लाने में पसीने आ जाएंगे तुम्हारे, समझ गए ना, भागे भागे फिरोगे अभी। ये है यहाँ पर बेटे, सॉफ्टी खाली रहे भरे, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पर ये ज्यामिति 1 है अपना ठोस अर्धगोला, और यहाँ ये नीचे हो गया अपना ठोस शंकु। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे दी, इसकी त्रिज्या दे दी, और ये मूल बिंदु हमने डिफाइन करा दिया। अक्ष भी बना देता हूं ताकि थोड़ा और ठीक लगे आपको। और चूंकि दोनों यहाँ पर ठोस हैं, इसीलिए हम समान पदार्थ जो लेंगे
वो अब द्रव्यमान घनत्व कैसा लगेगा बेटा यहाँ पर, रॉ वाला, समझ गए ना, आयतन के साथ लगेगा। तो समान पदार्थ, समान पदार्थ से बने हुए हैं यानी रॉ दोनों का समान है द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। और ये आपका गृह कार्य है। तुरंत इसे नोट कर लें, घर पे सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि भाई ने कहा सर नया कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो बात मान लेते हैं। बड़े जल्दी। यार एक शब्द होता है ट्रंकेटेड, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रंकेटेड मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, कोई चीज में से कोई चीज काट दें। यानी कोई वस्तु होगी, जैसे कोई भी प्लेट हो गई, उसमें से अपन ने कुछ गोला कपाचा कुछ काट दिया, और उसका अब जो बचेगा उसका रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे हमें पता करना है। मैंने एक चीज आज शुरुआत में ही कही कि कॉन्सेप्ट आज और आज के बाद के अभी जो सवाल चलेंगे एक आध दिन, वो सब सेम रहेंगे। क्या प्रोसेस रही हमारी, सबसे पहले द्रव्यमान, मास m1 m2, तीन है तो m3। उसके बाद फिर क्या कहा हमने, निर्देशांक, उन सभी अलग अलग वस्तुओं को किन बिंदुओं पर संकेंद्रित माना जा सकता है, निर्देशांक। और उसके बाद अंत में फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 या m1 y1 ऐसा। ठीक, चलिए तो यहां पर बात बढ़ाते हैं कि कैसे हम किसी भी वस्तु में से कोई एक छोटा सेक्शन जब हम काट देते हैं तो जो शेष वस्तु बचती है उसका द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता है, वो हम जानना चाहते हैं। और फिलहाल इसको समझाने के लिए वस्तु में ले रहा हूं एक वर्गाकार प्लेट। ये जो वर्गाकार प्लेट है बेटे, इसमें से यहां पर क्या करना चाहते हैं हम किसी एक हिस्से को यहां से काट कर शेष जो हिस्सा बचेगा इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कैसे इसको ज्ञात किया जाएगा। तो गौर से देखना बेटा, मैं समझाना ये चाहता हूं कि क्या मैं इस संपूर्ण इस वर्गाकार प्लेट को कुछ ऐसा मान लूं, क्या इसके इस बिंदु को मूल बिंदु ओ मान लूं। मैंने कहा कि मेरे पास पूरी प्लेट हुआ करती थी और मैंने उसका मूल बिंदु ओ यहां दिखा दिया, और मैंने इस पूरी प्लेट में से माइनस यानी घटा दिया, काट दिया एक छोटा वर्गाकार टुकड़ा जिसका केंद्र ये ओ था या नहीं था, ये वाला बिंदु। इसको कुछ ऐसे समझो, इसके चार भाग हो गए, भाग एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी उन चारों में से मैं घटाना चाहता हूं किसको, चौथे को। तो उससे इसलिए मुझे इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है, और इसका द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए मैं मदद लूंगा इन दो की, और इन दो की मदद से मैं उसका द्रव्यमान केंद्र निकालूंगा डायरेक्ट। हो सकता है आपको लगता है ये तो हम ऐसे ही बता देंगे, पर इस मेथड से हम जब करेंगे इस सवाल को तो कठिन सवाल भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। सुनते जाना, यानी अब मेरे पास कुल मिलाकर दो ज्यामितियां हैं, और इन दो ज्यामितियों का मुझे द्रव्यमान केंद्र निकालना है। और मैं जानता हूं कि जो चीज है, जो प्लेट है, उस प्लेट में से ही तो एक छोटा हिस्सा काट रहा हूं ना बेटा।
तो जो अगर ये प्लेट है तो जो इसका सिग्मा होगा वही इसका सिग्मा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, सेम। वही सेम पदार्थ, वही तो सेम प्लेट थी जिसमें से कोई छोटा हिस्सा मैंने काट कर अलग कर दिया। मेरी बात को गौर से सुनना, इसमें से इसको मुझे घटाना है, तो मुझे जो दी गई ज्यामिति है वो प्राप्त होगी, उसका द्रव्यमान केंद्र प्राप्त होगा। तो क्या मैं यहां पर यहां प्लस लगाकर यहां माइनस लगा दूं? क्योंकि उससे क्या होगा, अभी मैं इसमें से इस द्रव्यमान को घटाना चाहता हूं। मैंने यहां माइनस लगा दिया, मतलब ये द्रव्यमान कैसा हो गया, ऋणात्मक। यानी अगर मैं इसमें ये ऋणात्मक द्रव्यमान यहां जोड़ दूं तो इस जगह का धनात्मक द्रव्यमान और इस जगह का ऋणात्मक द्रव्यमान मिलकर क्या हो जाएगा, गायब। यानी यहां से हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट, कि मास नेगेटिव होता नहीं है, हम उसे नेगेटिव इसमें से ये मास घटाना है। और मैंने काम इसका टेक्निकली उल्टा कर दिया कि मैं नेगेटिव मास को यहां जोड़ दूं, या तो पॉजिटिव मास घटा दूं या नेगेटिव मास, रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। हाँ के ना, कोई आपत्ति किसी को? अब यहां से हमारा काम सेम, कि हम यहां से द्रव्यमान निकालते हैं। तो बोलो बेटा, अगर ये ज्यामिति 1 है तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा? तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा। इस चीज को अपन मान लेते हैं ए, है ना। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका ये भुजा कितनी हो जाएगी बेटा? तो इसका मास कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा नहीं, माइनस सिग्मा इंटू ए स्क्वायर बटे, आया ना प्रभु, मालिक, बाद में, पहले इधर, है ना, इसके पैसे दिए ना। तो यहां से ये हमने मासेस m1 m2 निकाल लिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम, उस ज्यामिति का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर संकेंद्रित करवाना। तो यहां पर क्या इस संपूर्ण सममित चक्ति का सारा द्रव्यमान इसी मूल बिंदु पर माना जाएगा? इस वाले का सारा द्रव्यमान, चूंकि ये ओ मूल बिंदु है कि नहीं है, ये उसी किनारे से तो काटा है हमने, ओ मूल बिंदु है, तो इसके द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a/4, क्योंकि इसकी भुजा, तो ये द्रव्यमान केंद्र, ऊंचाई भी। इसके बाद क्या था सर, फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूले में हमें XCOM निकालना है। तो XCOM के लिए m1 गुणा x1 यानी 0 प्लस माइनस m2 गुणा a/4 अपॉन m1 प्लस, तो मैं डायरेक्ट कुछ कॉमन, जो कॉमन आता है उसे कॉमन समेट लेता हूं ना बेटा। तो ऐसा करके 1 माइनस 1/4, यानी कुल मिलाकर जो काटी गई ज्यामिति का हमने आभास लिया है उसको नेगेटिव सिग्मा के साथ लिखना है। उसी से जहां हमारे पुराने सारे फॉर्मूलों में m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 आता था, अब उसके बजाय m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2 आ जाया करेगा। द्रव्यमान मैंने ऋणात्मक मान लिया है, कुछ ऐसा। यानी कुल मिलाकर मैं एक बार यहां पर चाहकर फॉर्मूला लिख देता हूं कि नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई m1x1 माइनस m2x2 अपॉन, यहाँ m2 वो द्रव्यमान है जो काटा गया है, आके ना। बिल्कुल सेम, इसे सॉल्व कर लेना एक बार को, बिल्कुल वैसा का वैसा ही YCOM भी आ जाएगा बेटा। तो m1 गुणा 0 फिर से, क्योंकि ये तो इसके तो दोनों निर्देशांक 0 है, माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बटे 4 इंटू अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर 1 माइनस 1/3। अंदाजा मत लगाओ, समझो कि क्या हमने जो लिखा है, जो भी कोई भी स्टेप जो लिखी है उसमें कोई भी डाउट, सोच के मत बैठो कि हाँ ठीक है ये तो आ ही जाएगा वैसा।
किसी भी स्टेप में कोई भी संकट लग रहा हो तो तुरंत देखो, बात करो, पूछो। कितना आ रहा है भैया जी आंसर? -a/12। और दूसरे का भी सेम ही है ना? मुझे इसमें अगर कहीं कुछ डाउट पर्सनली फील होता है जहां बच्चों को दिक्कत आ सकती है, वो क्या है कि सर ये जो काटी गई ज्यामिति, इसके निर्देशांक ये a/4 कैसे आया? तो बेटा इसके निर्देशांक यहां मत देखो, इसके निर्देशांक यहां देखो कि काटे गए इस संपूर्ण चक्ति का जो वर्गाकार प्लेट है, इसका इसका अपन ने मूल बिंदु तो यहां माना है ना बेटा, और जो काटा गया हिस्सा है उसका केंद्र यहां पर कहीं पर होगा कि नहीं होगा? और अगर ये कुल भुजा ए मानी है तो ये a/2 और ये वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा, a/, यहां से ये बेहतर अपने को फील हो जाएगा। तो वहां से उसे उठाकर यहाँ हाँ बोलो बेटा। सवाल नेक्स्ट कुछ ऐसा है, क्या किया बेटे कि ये एक पूरी चक्ति थी,
और उस संपूर्ण चक्ति जिसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर रहा होगा, उसमें से ये वाला भाग मैंने काट के हटा दिया। जो काटा उसको मैंने छायांकित नहीं किया है, जो बचा है शेष उसको मैंने छायांकित किया है। आपको द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बताने हैं। इसमें थोड़ी ना आता है, मुझसे बना नहीं आता है। हाँ। चीज आसान है, आसान लगनी चाहिए। आप अगर दिमाग में बैठ जाओगे ना कि यार ये तो कुछ अजीब अजीब, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वही प्रोसीजर है। मैं सिंपल पूछता हूँ कि M1 कितना होगा, तो आपका साधारण सा जवाब आना चाहिए कि सर M1 हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं पूछता हूँ M2 कितना होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय, क्यों 4 बेटा? क्योंकि ये चीज जो है इसकी त्रिज्या r/2 है जो हमने काटा है। जो M1 है उसके निर्देशांक क्या है? 0,0। हाँ के ना? जो ज्यामिति हमने काटी है उसके निर्देशांक क्या है? r/2, 0। तुमने बताया ना, मैंने कहा बिना चित्र बनाए, जैसे ये तो पेपर में मिलेगा ही सही। आपका काम है सिर्फ ये दो चीजें लिखना, कि उस M1 का द्रव्यमान, उसके निर्देशांक, M2 जो काटा हुआ द्रव्यमान है इसीलिए मैंने ऋणात्मक सिग्मा के साथ लिखा है, और उसके निर्देशांक ये वाले r/2, 0। और अंत में हमें पता है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है और जो हमने काटा हुआ द्रव्यमान है, दोनों किस अक्ष पर? तो इसी एक्स अक्ष पर कहीं द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला कि M1 गुणा x1 माइनस M2 x2 अपॉन M1 माइनस, सही लिखा है शायद, ठीक है। तो यहां से ये तो हट ही गया, ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर से सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का r/8, और नीचे आ जाएगा 3/4 से 8, 2 8, तो माइनस r/, यानी जिधर से द्रव्यमान हम काट कर खा गए, सेंटर ऑफ मास उससे पीछे शिफ्ट हो जाए। अभी यही चीज ठोस गोला है, और गोले में से चक्ति काटेंगे ना, गोले में से, यानी ये गोला हमने एक छोटा उसमें से काट के अलग किया है। बस अंतर क्या होगा कि गोले में से अब जिस द्रव्यमान घनत्व का यूज होगा वो क्या होगा? रॉ। हाँ के ना?
इसका सेंटर ऑफ मास निकालें। ये कर लेना घर पे। मुझे ईएलपी तो कुछ है नहीं, अपन मॉड्यूल की बात करते हैं। मॉड्यूल देना ईएलपी भी अगर जिसके पास डाउनलोड हो चुकी है टेलीग्राम से, जिसने देख ली है, वो आप ईएलपी नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लेना। और जिनके पास अभी नहीं है उनको मैं कल सुबह दिलवाता हूँ, है ना। और आप चाहें, पर इंग्लिश वाली भी इतनी होगी नहीं यार, वो देगा भी नहीं। कंसेप्ट बिल्डर 1 अपन ने लास्ट क्लास में ले लिया था, तो कंसेप्ट बिल्डर 2 निपटा लेना एक तो। कंसेप्ट बिल्डर 2, इसके बाद एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 13 तक पूरे। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 13 तक और कॉन्सेप्ट बिल्डर 2, ये दोनों काम आप करें। और उपलब्ध हो तो ईएलपी जरूर कर लें। थैंक यू।